इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे देशी व्यापार के सौदे की विभिन्न अवस्थाएं। तो उसके अंतर्गत हम लोग कुछ चीजों को पढ़ चुके थे, जिसमें पूछताछ करना, यानी कि देशी व्यापार के सौदे की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, देशी व्यापार कहाँ से प्रारंभ होता है, उसकी गतिविधि कहाँ से प्रारंभ होती है। तो हम उसे पढ़े थे पूछताछ। सबसे पहले क्रेता विक्रेता से पूछताछ करता है, फिर विक्रेता लिखित पत्र भेजता है, फिर जो है आदेश देता है क्रेता, फिर जो है विक्रेता आदेश की स्वीकृति प्रदान करता है, फिर जो है माल उधार देने तथा आर्थिक स्थिति की पूछताछ करने की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर विक्रेता के द्वारा माल का संग्रह तथा पैकिंग करना, फिर विक्रेता द्वारा क्रेता को माल भेजना और विक्रेता के द्वारा बीजक तैयार करना और जो है माल भेजने की सूचना देना। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। यानी कि विक्रेता जो है क्रेता को बता देता है, इन्फॉर्म कर देता है कि हम आपको माल भेज दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे माल की सुपुर्दगी लेना। जब क्रेता को यह पता चल जाए कि माल जो है वहां से डिस्पैच हो गया है, चल लिया है, तो क्रेता को अब जो है सजग रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि जैसे ही ट्रांसपोर्ट पर या जो है रेलवे स्टेशन पर माल आ जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी माल छुड़ा लेना चाहिए। इसके लिए क्रेता को चाहिए कि बिल्टी, यदि उसके पास रजिस्टर्ड डाक से आया है या साधारण डाक से आया है, तो बिल्टी को प्राप्त करके और रेलवे स्टेशन या ट्रांसपोर्ट पर जाकर के माल को छुड़ा लेना चाहिए। और यदि बिल्टी विक्रेता ने बैंक के माध्यम से भेजा है तो फिर बैंक जाना चाहिए क्रेता को और बिल का भुगतान करके या बिल को स्वीकृत करके बिल्टी को प्राप्त कर लेना चाहिए और बिल्टी के द्वारा फिर माल को छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। माल को छुड़ाते समय सावधान ये रखना चाहिए कि यदि पार्सल घर में माल आया है और उसका बंडल खुला हुआ है या क्षतिग्रस्त हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में माल नहीं लेना चाहिए। और यदि माल लेना भी चाहिए तो पार्सल घर के अधीक्षक से इस बात का प्रमाण ले लेना चाहिए कि वह ये लिख कर दे कि हम इनको लूज बंडल प्रदान कर रहे हैं, ताकि जब भविष्य में अगर आपको कोई शिकायत करनी हो तो आपकी शिकायत लीगल हो। और उसके बाद शिकायतें तथा समायोजन। अब जब क्रेता माल को अपने घर लाता है तो अपने आदेश पत्र और जो है प्राप्त हुई माल को क्या करता है, आदेश पत्र से मिलान करता है कि हम जिन जिन वस्तुओं को आदेशित किए थे वह उतनी वस्तु वैसी वस्तु हमको प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। अगर इसमें कोई भी कमी है, माल क्षतिग्रस्त है या आपके द्वारा जो भी आदेशित माल था वह क्वालिटी नहीं मिली है, तो ऐसे कंडीशन में क्रेता को चाहिए कि विक्रेता के पास शिकायत दर्ज करावे और क्रेता और विक्रेता के बीच में जो भी मतभेद है या जो भी शिकायतें हैं उसको एडजस्ट करना चाहिए। ऐसे कंडीशन में क्रेता विक्रेता के पास जो है शिकायत पत्र लिखता है और विक्रेता जो क्या करता है उसके शिकायत पत्रों पर अमल करता है। ऐसे कंडीशन में विक्रेता क्रेडिट नोट या डेबिट नोट भेज करके और जो है अपनी शिकायतों को समायोजित कर लेता है। और उसके बाद आता है खाता विवरण भेजना। जब माल जो है भेज दिया, सब कुछ सही हो गया, ऐसे कंडीशन में विक्रेता जो है क्रेता के पास जो है खाता विवरण भेजता है। तो मैं बता दूं कि खाता विवरण क्या होता है। खाता विवरण विक्रेता के द्वारा तैयार किया गया ऐसा प्रलेख होता है जिसके माध्यम से विक्रेता क्रेता को यह बताता है कि हम आपको किस किस डेट में कितनी मात्रा में वस्तुओं को भेजा है या बेचा है। यानी सीधी सी बात है, जिस तरह क्रेता अपने वहां एक अकाउंट तैयार करता है, खाता बनाता है कि हम किस किस डेट में किस किस दुकानदार से यानी किस किस विक्रेता से कितनी वस्तुओं की खरीदारी किया है, वैसे ही विक्रेता भी अपने वहां एक अकाउंट बनाता है और उसके अंतर्गत यह जो है विवरण तैयार रखता है कि हम किस किस डेट में किस व्यापारी को कितना माल नगद या उधार बेचे हैं। तो विक्रेता जो है क्रेता के पास उसी की कॉपी भेजता है। हालांकि खाता विवरण भेजने का मतलब ये होता है विक्रेता द्वारा क्रेता के ऊपर जो है एक तगादा करना। उसके बाद आता है भुगतान करना। यदि क्रेता को सही सलामत माल मिल गया है और जो भी शिकायतें हैं वह समायोजित हो गई हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्रेता का यह दायित्व बनता है कि जितने कीमत की माल खरीदा है उसकी कीमत का भुगतान विक्रेता को कर दे। इस दशा में क्रेता कीमत की भुगतान चेक के द्वारा,
बैंक ड्राफ्ट के द्वारा या और भी संसाधनों के द्वारा, ई बैंकिंग के द्वारा भुगतान कर सकता है। उसके बाद जो विभिन्न अवस्थाओं की जो लास्ट प्रक्रिया है, यह भुगतान प्राप्ति की रसीद भेजना, यानी कि जो विक्रेता है, विक्रेता को भुगतान प्राप्त हो गया तो विक्रेता का भी यह दायित्व बनता है कि क्रेता के पास भुगतान की रसीद वह भेज दे, ताकि क्रेता आश्वस्त हो जाए कि हमने जो भी भुगतान किया है तो विक्रेता को प्राप्त हो गया है। ऐसी दशा में यदि भुगतान की रसीद 5,000 या 5,000 से अधिक है तो भुगतान की रसीद पर एक रसीदी टिकट लगाना अनिवार्य होता है। तो ये हम देखें कि व्यापार के सौदे की विभिन्न अवस्थाएं, जो इतनी अवस्थाओं से गुजरता हुआ जो यह व्यापारिक गतिविधियां हैं, जाकर भुगतान प्राप्ति की रसीद जैसे ही वह भेज देता है विक्रेता क्रेता के पास, तो यह गतिविधि क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। यहाँ आपने देखा कि यह गतिविधि प्रारंभ होती है पूछताछ से और समाप्त कहाँ होती है, भुगतान प्राप्ति की रसीद भेजकर। यानी कि क्रेता को माल मिल गया और विक्रेता को उसकी कीमत मिल गई, तो यह व्यापारिक सौदे की गतिविधि क्या हो गई, पूरी हो गई। रेल द्वारा माल भेजने की कार्यविधि, यानी कि जब कोई विक्रेता किसी क्रेता के पास माल ट्रेन के द्वारा भेजता है तो उसकी क्या कार्यविधि है, इसके अंतर्गत हमको यही पढ़ना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जब कोई विक्रेता किसी क्रेता के पास माल भेजना चाहता है तो उसे सबसे पहले यह निश्चय करना होता है कि माल को किस ट्रेन से भेजना है। माल को सवारी गाड़ी से भेजना है या मालगाड़ी से भेजना है, तो यह निश्चय करना होता है। मैं ये बता दूं कि जो सवारी गाड़ी से माल पहुंचता है या भेजा जाता है तो वह मालगाड़ी की अपेक्षा थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन माल जो है शीघ्रता से पहुंच जाता है। तो इस बात को चयन करना होता है विक्रेता को कि यदि माल जो है जल्दी पहुंचाना है, जल्दी खराब होने वाला है, कम स्थान घेरता है, मूल्यवान है, तो उसको अक्सर सवारी गाड़ी से या एक्सप्रेस ट्रेन से भेजना होता है। और यदि माल का जल्दी पहुंचना कोई जरूरी नहीं है, टूटने फूटने वाली वस्तु नहीं है, ज्यादा स्थान घेरती है, ज्यादा वजनदार है, तो ऐसे कंडीशन में विक्रेता माल को मालगाड़ी से भेजता है। हालांकि मालगाड़ी से जो है माल को पहुंचने में थोड़ा विलंब होता है, लेकिन भाड़ा कम लगता है, और सवारी गाड़ी या जो एक्सप्रेस ट्रेन से माल पहुंचता है तो उसका भाड़ा अधिक आता है। तो ये हो गया रेलगाड़ी का निश्चय करना। रेलगाड़ी का निश्चय कर लिया कि हमको माल कैसे भेजना है। उसके बाद माल की पैकिंग करना। दूसरा प्रोसेस ये है कि माल का पैकिंग करना। इसके लिए विक्रेता क्या करता है, खूब बढ़िया तरीके से माल को पैकिंग करता है। उसमें यदि माल टूटने फूटने वाला है या रास्ते में क्षतिग्रस्त होने वाला है तो ऐसे कंडीशन में वह रेलवे कर्मचारियों को चेतावनी के रूप में लिख देता है कि इस भाग को ऊपर रखें, या जो है सावधानी से रखें, या हैंडल विथ केयर, इसको सावधानी पूर्वक रखा जाए। टूटने फूटने वाली वस्तु है तो उस पर सावधानी से लिख देना चाहिए। उसके बाद है जो तीसरा है, तीसरा माल को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना। जब माल की पैकिंग हो जाती है तो विक्रेता क्या करता है, माल को निश्चित समय के अंदर रेलवे स्टेशन को पहुंचा देता है। हालांकि रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने में जो भी खर्च आता है उस खर्च का वहन विक्रेता को स्वयं करनी पड़ती है। हम माल को पहुंचा दिया, उसके बाद वह जो है रेलवे के पार्सल घर से एक प्रार्थना पत्र लेकर के उसको भरता है। प्रार्थना पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉरवर्डिंग नोट्स। जो प्रार्थना पत्र लिया जाता है, यह प्रार्थना पत्र रेलवे क्लर्क से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। और यह जो है प्रार्थना पत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है फॉरवर्डिंग नोट, उसी को हम फॉरवर्डिंग नोट या कंसाइनमेंट नोट्स भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब माल को सवारी गाड़ी से या एक्सप्रेस ट्रेन से भेजना होता है तो उसके लिए जो फॉर्म भरना पड़ता है उसका नाम है फॉरवर्डिंग नोट। ध्यान रखिएगा। और जब माल को हम मालगाड़ी से भेजते हैं तो उसके लिए जो फॉर्म भरना पड़ता है उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट नोट। इतना ध्यान रखना है। सवारी गाड़ी या
एक्सप्रेस ट्रेन के लिए फॉरवर्डिंग नोट भरना होता है और मालगाड़ी के लिए कंसाइनमेंट नोट भरना होता है। यहाँ बहुत अधिक कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, मालगाड़ी के लिए भरते हैं फॉरवर्डिंग नोट और जो सवारी गाड़ी या एक्सप्रेस ट्रेन के लिए भरते हैं कंसाइनमेंट नोट। तो मैं यहाँ आपकी जो यह डाउट है मैं उसको दूर कर दे रहा हूँ एक ट्रिक के माध्यम से। आप खुद सोचिए कि मालगाड़ी और सवारी गाड़ी में फॉरवर्ड कौन चलती है, तेजी से कौन चलती है? तेजी से चलती है सवारी गाड़ी या एक्सप्रेस ट्रेन। जो चलने में फॉरवर्ड है यानी कि सवारी गाड़ी या एक्सप्रेस ट्रेन, तो उसके लिए फॉरवर्डिंग नोट। जो चलने में फॉरवर्ड है, तेज चलती है, आप ध्यान से देखिएगा कि जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है या सवारी गाड़ी होती है वह तेजी से चलती है, तो उसके लिए फॉरवर्डिंग नोट। और जो सोलो चलती है फिर उसके लिए मालगाड़ी है, उसके लिए कंसाइनमेंट नोट। ध्यान रखिएगा। अब प्रार्थना पत्र जो लेकर के भरता है फॉरवर्डिंग नोट या कंसाइनमेंट नोट, तो उसमें क्या होता है, भेजने वाले का नाम, भेजने वाले का नाम और पता, पाने वाले का नाम और पता, माल जो है कौन सी वस्तु भेजी जा रही है, कितना वजनदार है, उसका कितना भाड़ा हुआ, बंडलों की संख्या कितनी है, किस स्टेशन पर पहुंचना है, भाड़ा चुकाया गया है कि नहीं चुकाया गया है, भाड़ा कौन चुकाएगा, विक्रेता चुकाएगा कि प्राप्तकर्ता चुकाएगा, इन सब बातों को लिख देना होता है। और फिर जो फॉरवर्डिंग नोट्स और कंसाइनमेंट नोट्स यानी कि जो फॉर्म भरा जा रहा है विक्रेता के द्वारा या प्रेषक के द्वारा, तो उसके नीचे पूरा कंप्लीट करने के बाद उस फॉर्म पर उसके सिग्नेचर होते हैं। अब ये हो गया, प्रार्थना पत्र भी भरा गया। और उसके बाद एक चीज और है जो पांचवा है, जोखिम पत्र भरना। कभी कभी रेलवे जो है अगर सही ढंग से पैकिंग नहीं हुआ है माल का, माल टूटने फूटने वाला है और सही सलामत रेलवे कर्मचारियों के अनुसार उसकी पैकिंग नहीं हुई है, तो ऐसे कंडीशन में रेलवे माल को अपने रिस्क पर ले जाने से मना कर देता है। इसके लिए फॉर्म में भरना पड़ता है कि माल को किसके रिस्क पर लिया जा रहा है। इसके लिए एक जोखिम पत्र आता है, उसमें यह दर्शाना होता है कि माल प्रेषक के जोखिम पर ले जाया जाएगा या रेलवे के जोखिम पर, फिर भरना होता है। इसके लिए रेलवे जो है उसी कंडीशन में अपने जोखिम पर माल को ले जाता है जब माल की पैकिंग सही सलामत से रेलवे कर्मचारियों के अनुसार की गई है, तो जोखिम पत्र भरना। उसके बाद है माल को रेलवे अधिकारियों को सुपुर्द करना। ये सब हो जाने के बाद माल को क्या किया जाता है, पार्सल घर में ले जा करके और जो पार्सल घर का बाबू है उसको सुपुर्द कर दिया जाता है। फिर जो है पार्सल घर का जो बाबू है, क्लर्क है, वह माल की चेकिंग करता है कि बंडल के फॉर्म में जो चीज लिखा गया है, बंडलों की जितनी संख्या है, जितना वजन है, जो वस्तु है, वह वास्तव में वस्तु हम प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। जब वह चेक कर लेता है तो फिर वो भाड़े को निश्चित करता है कि इसका भाड़ा कितना हुआ। और जो है भाड़ा निश्चित करने के बाद माल को अपने सुपुर्दगी में ले लेता है, अपने कस्टडी में ले लेता है और भेजने वाले को एक रसीद दे देता है, उसी को हम बिल्टी कहते हैं। अब हो गया माल को रेलवे अधिकारियों को सुपुर्द करना और उसके बाद है रेलवे रसीद प्राप्त करना। अब जो है पार्सल घर का जो बाबू है वह क्या करता है, प्रेषक को एक रसीद दे देता है, उसी को बिल्टी कहते हैं या रेलवे रसीद कहते हैं। अब उसके बाद है जब प्रेषक जो है रेलवे रसीद को प्राप्त कर लिया तो यह रेलवे रसीद को जो बिल्टी के नाम से जानी जाती है, इस बिल्टी को पाने वाले के पास भेज देता है। यानी कि जो माल को छुड़ाएगा, जिसके पास आप भेज रहे हैं, उसको क्या करेगा, बिल्टी को भेज देगा, रेलवे रसीद को भेज देगा। रेलवे रसीद में वही चीज लिखी होती है जो प्रार्थना पत्र में भरा जाता है। अक्सर वही चीज है, भेजने वाले का नाम, पाने वाले का नाम, गंतव्य स्टेशन यानी कि किस स्टेशन तक इसको पहुंचाना है, कौन सी वस्तु है, बंडलों की संख्या कितनी है, वजन कितना है, भाड़ा किसके द्वारा चुकाया जाएगा, प्रेषक चुकाया है या प्राप्तकर्ता के द्वारा हम प्राप्त करेंगे, इन सब बातों को लिखा जाता है। तो इसी रेलवे रसीद यानी कि बिल्टी को क्रेता के पास भेज दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि जो है कभी कभी ऐसा भी होता है वस्तु को भेजने वाला जो प्रेषक है वही प्राप्तकर्ता भी बन जाता है। ऐसे कंडीशन में
पाने वाले के स्थान के नाम प्रेषक लिखता है स्वयं। पाने वाला कौन है? जो भेजने वाला है वही पाने वाला भी है। तो पाने वाले के नाम के स्थान पर प्रेषक लिखता है स्वयं और इस बिल्टी को प्राप्तकर्ता के पास भेज देता है, जिसके पास उसको भेजना चाहिए। और वह व्यक्ति क्या करता है? उस रसीद को ले जा करके उस गंतव्य स्टेशन पर जहां माल उतरा है, पहुंच रहा है, वहां निश्चित समय के अंदर पहुंच करके और वहां पार्सल घर के अधिकारी को दिखा करके माल को छुड़ा लेता है। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि माल को निश्चित समय के अंदर छुड़ा लेना चाहिए। यदि माल छुड़ाने में विलंब हो रहा है तो रेलवे द्वारा उस पर फाइन लगता है, विलंब शुल्क लगता है, जो क्रेता के द्वारा ही चुकाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि भेजने वाला जो प्रेषक है पाने वाले के स्थान के नाम पर स्वयं लिख दिया है, तो ऐसे कंडीशन में अगर माल को दूसरे के द्वारा छुड़ाया जाता है तो कैसे छुड़ाएगा? ऐसे कंडीशन में प्रेषक क्या करता है? जो पाने वाले के नाम के स्थान पर स्वयं लिखा है तो वह प्रेषक वह प्राप्तकर्ता के नाम से, ध्यान रखिएगा, प्राप्तकर्ता के नाम से उसका पहचान कर देता है और पहचान करने के बाद वह जो प्राप्तकर्ता क्या करता है? उसको छुड़ा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि प्राप्तकर्ता के द्वारा अगर बिल्टी खो जाए, उसको बिल्टी तो मिली है लेकिन जो है किसी कारणवश खो जाए, तो ऐसे कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए? ध्यान रखिएगा, जब प्राप्तकर्ता के द्वारा जो है बिल्टी खो जाती है तो उसको एक क्षतिपूर्ति प्रतिज्ञा पत्र भरना होता है। एक प्रतिज्ञा पत्र आता है और उसको भरना होता है। यह जो है यह प्रतिज्ञा पत्र स्टैम्प पेपर पर लिखा जाता है, जिसमें प्राप्तकर्ता इस बात की प्रतिज्ञा करता है कि इस माल को छुड़ाने के अधिकारी हम हैं और उस पर 2 गवाहों की सिग्नेचर होते हैं और एक जमानतदार होता है, उसका भी सिग्नेचर होता है और प्राप्तकर्ता यह प्रॉमिस करता है कि इस माल के छुड़ाने के असली अधिकारी हम ही हैं। अगर बाद में कोई इस माल को छुड़ाने के अधिकार को सिद्ध कर देता है कोई दूसरा व्यक्ति, तो उसके लिए रेलवे विभाग को जो भी क्षति होगी उसकी पूर्ति करने के लिए हम तैयार रहेंगे। तो ऐसे कंडीशन में वह क्या करता है? पार्सल घर का जो अधिकारी है उस प्राप्तकर्ता को इस क्षतिपूर्ति प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार जो है माल को दे देता है। लेकिन यह कंडीशन उस समय उत्पन्न होती है जब प्राप्तकर्ता के द्वारा बिल्टी खो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो परिस्थितियां सामान्य होती हैं और जो है क्रेता या प्राप्तकर्ता बिल्टी को दिखा करके सामान्य रूप से माल को पार्सल घर से छुड़ा देता है। रेलवे बिल्टी का नमूना, इसके पहले वाले वीडियो में आप पढ़े हैं रेलवे बिल्टी क्या होता है। तो रेलवे बिल्टी क्या होता है? माल छुड़ाने का जो अधिकार पत्र पार्सल घर से मिलता है वही क्या है? रेलवे बिल्टी है। तो रेलवे बिल्टी का नमूना यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ रेलवे बिल्टी का नमूना ठीक से देख लीजिए। यहाँ है स्पेसिमेन ऑफ ए रेलवे रिसिप्ट पार्सल वे बिल नॉर्दर्न रेलवे, उत्तरी रेलवे का जो है यह बिल्टी है। यहाँ देखिए रिसिप्ट, जनरल फॉरवर्डिंग नोट, माल जो है सवारी गाड़ी से या एक्सप्रेस ट्रेन से भेजा जा रहा है। रिस्क नोट, यहाँ रिस्क नोट नंबर दिया गया है, माल किसके रिस्क पर ले जाया जा रहा है, प्रेषक की रिस्क पर है या जो है रेलवे विभाग की रिस्क पर है। फ्रॉम टू वाया, माल कहाँ से जा रहा है, कहाँ से होते हुए कहाँ तक जाएगा, ये लिखा गया है। ऑनिंग रेलवे व्हीकल नंबर, गाड़ी नंबर जिससे जो है माल जा रहा है। और यहाँ देखिए कंसाइनर्स नेम एंड एड्रेस, प्रेषक का नाम और पता, श्री यहाँ लगा देंगे और यहाँ पूरा जो है उनका नाम और पता लिख देंगे। इधर देखिए सीरियल नंबर है, रिसिप्ट नंबर है और फिर यहाँ भी नंबर रहेगा, यहाँ डेट रहेगा और यहाँ देखिए टाइप, वस्तु किस प्रकार की वस्तुएं हैं, सीसी क्यूबिक कैपेसिटी क्या है, अगर वह जो है ऐसी कोई वस्तु है जो एरिया घेरती है तो उसका आकार कितना है। और यहाँ देखिए कंसाइनिस नेम एंड एड्रेस,
पाने वाले का नाम और पता यहाँ लिखा गया है और यहाँ कॉलम बनाए गए हैं। यहाँ है डिस्क्रिप्शन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि जो वस्तुओं की संख्या, कंटेंट्स, कौन सी वस्तु रखी गई है, एक्चुअल वेट और मेजरमेंट, यानी कि जो वस्तुओं का वास्तविक वजन है या नाप तौल है उसको लिखा जाएगा। रेट फॉर चार्ज, यहाँ रेट लिखा जाएगा। आउट चार्ज, टोटल चार्जेज यहाँ है रुपए पैसे में, अंडर चार्जेज और आउट चार्ज, इस तरह के कॉलम होते हैं। और ये जो है रेलवे अधिकारी के द्वारा भरा जाता है। और यहाँ है स्टेशन का स्टैंप लग जाएगा और यहाँ जो है स्टेशन मास्टर का सिग्नेचर हो जाएगा। ये है रेलवे बिल्टी का नमूना। कभी कभी एग्जाम में रेलवे बिल्टी का नमूना पूछा जाता है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग रेलवे बिल्टी को एक दो बार जो है कॉपी पर बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप रेलवे बिल्टी का नमूना बना सकें और उसको समझ सकें। अब इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि क्या रेलवे बिल्टी विनिमय साध्य प्रलेख है? रेलवे बिल्टी विनिमय साध्य प्रलेख है या नहीं? क्या रेलवे बिल्टी विनिमय साध्य प्रलेख है? यहाँ देखिए, इज आर ए निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ रेलवे रिसिप्ट इसको पढ़ा जाता है। तो क्या रेलवे बिल्टी विनिमय साध्य प्रलेख है? अब विनिमय साध्य प्रलेख क्या होता है? विनिमय साध्य प्रलेख का मतलब कि ऐसा प्रलेख जो ट्रांसफरेबल है या नहीं, यानी कि जिसके द्वारा कोई अधिकार आपको प्राप्त हो रहा है, तो उस अधिकार को आप किसी दूसरे को सौंप सकते हैं या नहीं, तो इसको समझना है। तो रेलवे बिल्टी विनिमय साध्य प्रलेख है कि नहीं, तो विनिमय साध्य प्रलेख की विशेषताएं हम पढ़ेंगे, तभी तो हम जानेंगे कि बिल्टी विनिमय साध्य प्रलेख या नहीं। तो विनिमय साध्य प्रलेख की विशेषताओं में पहला होता है लिखित रूप में होना। वह प्रलेख क्या होना चाहिए? लिखित रूप में होना चाहिए। तो बिल्टी क्या है? लिखित रूप में होता है, इसको फॉलो कर रहा है। दूसरा है बेचान साध्य होना, यानी कि विनिमय साध्य प्रलेख होने के लिए वह प्रलेख क्या होना चाहिए? बेचान साध्य होना चाहिए, यानी कि जिसका इंडोर्समेंट हो सकता हो, जिसके द्वारा कोई अधिकार आपको प्राप्त हो रहा है, तो उस अधिकार को आप किसी दूसरे को सौंप सकते हो, यानी कि ऐसा प्रलेख जिसका इंडोर्समेंट हो सकता हो, तो बिल्टी क्या है? उसका इंडोर्समेंट हो जाता है। तीसरा है प्रतिफल के बदले प्राप्त करना, यानी कि प्रलेख प्रतिफल के बदले प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो मैं बता दूं कि बिल्टी क्या है? प्रतिफल के बदले आपको प्राप्त होता है। चौथा है परिपक्वता के पूर्व लेना, यानी कि परिपक्वता मैच्योरिटी से पहले क्या करते हैं? आप बिल्टी को प्राप्त करते हैं। और जब माल को छुड़ा लेते हैं, माल जो है पार्सल घर में आ जाता है, छुड़ा लेते हैं, तब तो क्या है? ये सौदे की गतिविधि जो है, माल भेजने की जो गतिविधि वो तो संपन्न हो जाती है। तो आप क्या करते हैं? बिल्टी जो है परिपक्वता के पूर्व प्राप्त करते हैं, इसको भी फॉलो करता है। पांचवा है सद विश्वास के साथ प्राप्त करना, यानी कि प्रलेख को अगर आप पूरे विश्वास के साथ प्राप्त करते हो, तो ऐसा प्रलेख जो है विनिमय साध्य होगा। तो बिल्टी को क्या करते हैं? आप पूरे जो है विश्वास के साथ प्राप्त करते हैं। और यहाँ देखिए छठा, बेचान प्राप्त करने वाले या हस्तांतरी ट्रांसफरी का अधिकार दोषपूर्ण न होना, चाहे बेचान कर्ता का अधिकार दोषपूर्ण क्यों न हो। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसी से हम क्लियर करेंगे कि रेलवे बिल्टी विनिमय साध्य प्रलेख है या नहीं। यहाँ फिर से देखते हैं, आइए। बेचान प्राप्त करने वाले या हस्तांतरी का अधिकार दोषपूर्ण न होना, चाहे बेचानकर्ता का अधिकार दोषपूर्ण क्यों न हो। तो मैं बता दूं कि जो छठवां पॉइंट है, इस शर्त को रेलवे बिल्टी फॉलो नहीं करता है। और सभी जो पॉइंट हैं, जो सभी इसकी विशेषताएं हैं 1 से 5 तक, रेलवे बिल्टी में ये पांचों विशेषताएं देखने को मिलती है। लेकिन जो छठवां विशेषता है, यह जो है रेलवे बिल्टी फॉलो नहीं करता है। इसलिए रेलवे बिल्टी विनिमय साध्य प्रलेख न होकर के अर्ध विनिमय साध्य प्रलेख है। रेलवे बिल्टी क्या है? अर्ध विनिमय साध्य प्रलेख है। अर्ध विनिमय साध्य प्रलेख।
अब अर्ध विनिमय साध परलेख इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बिल्टी में विनिमय साध परलेख की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, केवल एक ही विशेषता नहीं मिलती है। अगर ये भी विशेषता मिल जाती तो रेलवे बिल्टी क्या होते, विनिमय साध परलेख हो जाते। लेकिन इस जो है विशेषताओं को न पाने की वजह से रेलवे बिल्टी को अर्ध विनिमय साध परलेख माना जाता है। अब मैं बता दूं अर्ध विनिमय साध परलेख क्यों है और यहाँ जो है इसको फॉलो क्यों नहीं करता है। जैसे राहुल सचिन की बिल्टी को चुरा करके और महेंद्र के हाथों बेच देता है। ध्यान रखिएगा, राहुल सचिन की बिल्टी को चुरा करके और महेंद्र के हाथों बेच देता है और महेंद्र जो है पूरा भुगतान करके सद विश्वास के साथ ऐसे बिल्टी को प्राप्त कर लेता है, तो भी महेंद्र का स्वत्वाधिकार सचिन के स्वत्वाधिकार से उत्तम नहीं माना जाएगा। क्योंकि यदि पार्सल घर में महेंद्र पहुंच गया माल छुड़ाने के लिए और उसके पीछे सचिन भी पहुंच गया, तो ऐसे कंडीशन में माल जो है सचिन को मिलेगा। महेंद्र का जो स्वत्वाधिकार है वो क्या हो जाएगा, निरर्थक साबित हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि बेचान प्राप्त करने वाले हस्तांतरी, इसमें कौन है, महेंद्र है। महेंद्र है बेचान प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है, महेंद्र है। इसका अधिकार दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। इसका अधिकार क्या है, दोषपूर्ण है, क्योंकि वह बेटी सचिन के नाम से है और महेंद्र सचिन के नाम से। और राहुल ने क्या किया है, बेटी को चुरा लिया है और ये झूठ में कह रहा है कि हम ही सचिन हैं और इस बेटी को आप जो है खरीद लीजिए, माल छुड़ाने का अधिकार पत्र है, आप इसके द्वारा जो है माल को पार्सल घर से छुड़ा सकते हैं। इसीलिए इसमें महेंद्र का स्वत्वाधिकार क्या हो गया, सचिन के स्वत्वाधिकार से उत्तम नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि रेलवे बिल्टी क्या है, अर्ध विनिमय साध परलेख है। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि क्या रेलवे बिल्टी विनिमय साध परलेख है, तो रेलवे बिल्टी क्या है, विनिमय साध परलेख न होकर के अर्ध विनिमय साध परलेख है।